नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आज के इस अंक में हम सबसे पहले जानेंगे कर अनुपालन की दिशा में किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों के संबंध में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। इसका प्रयोजन कर अनुपालन को सरल बनाना और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना है। इसका उद्देश्य करदाताओं की समस्याओं को और अधिक उलझाने की बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि जांच, नोटिस, सर्वेक्षण या मूल्यांकन के सभी मामलों में करदाता और आय अधिकारी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता न रहे। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाता चार्टर को शामिल किया गया है। फेसलेस मूल्यांकन करदाता और आय अधिकारी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त करने के लिए कार्य करेगा। फेसलेस अपील के तहत अपील रैंडम तरीके से देश में किसी भी कर अधिकारी को आवंटित की जाएगी। साथ ही अपील पर निर्णय लेने वाले अधिकारी की पहचान को भी गोपनीय रखा जाएगा। करदाता चार्टर कर अधिकारियों और करदाताओं दोनों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को रेखांकित करता है। आपको बता दें कि वर्तमान में देश में केवल 1.5 करोड़ लोग आयकर का भुगतान करते हैं। ये भारत की जनसंख्या के केवल 1% से कुछ अधिक है। दूसरे शब्दों में कहें, देश की वयस्क आबादी का केवल 1.6% हिस्सा ही आय करदाता है। हालांकि इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे लंबित कर विवादों के समाधान के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020, निगम कर की दरों में कटौती और लाभांश वितरण कर का उन्मूलन किया गया है। अगली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत जैविक कृषि करने वाले किसानों की संख्या के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। विश्व स्तर पर जैविक कृषि करने वाले किसानों की 30% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत जैविक कृषि के तहत शामिल भूक्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है, जबकि वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि के अंतर्गत शामिल कुल भूक्षेत्र का 57.8 मिलियन हेक्टेयर के 2.59% हिस्से पर भारत में जैविक कृषि की जाती है। भारत से प्रमुख जैविक निर्यात फसलों में शामिल हैं अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पादप, चावल, दाल आदि। आपको बता दें कि सिक्किम विश्व का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है। जैविक कृषि वह उत्पादन प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, फसल वृद्धि नियंत्रकों आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। ये कृषि फसल चक्र फसल अवशेषों के उपयोग, पशु खाद, फलियों, हरी खाद, जैव उर्वरकों आदि पर निर्भर करती है। जैविक कृषि से मृदा अपरदन में कमी आती है। भौम जल और धरातली जल में नाइट्रेट निशालन कम होता है। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों के स्तर को बनाए रखने के लिए और मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जैविक कृषि लाभदायक है। हालांकि जैविक कृषि में प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन में गिरावट, कीटों के हमलों में वृद्धि, बढ़ती इनपुट लागत और सीमित बाजार जैसी कई कमियां भी हैं, किंतु इसके बावजूद इसके दीर्घकालिक परिणाम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देते हैं। आइए अब जानते हैं भारत में जैविक कृषि को अपनाने के लिए कौन सी पहलें आरंभ की गई हैं। इसके तहत पहली योजना है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य जैविक कृषि के संधारणीय प्रतिमानों का विकास करना है। दूसरी पहल है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन। इसके अलावा किसानों को खुदरा और थोक खरीदारों दोनों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए जैविक खेती नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अगली खबर भारत और मालदीव संबंधों से संबंधित है। भारत ने मालदीव के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की है। भारत द्वारा घोषित उपाय मालदीव को कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों से निपटने में सहायता प्रदान करेंगे। भारत सरकार ने 5 सूत्री पैकेज घोषित किया है। इसके तहत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को समर्थन प्रदान करने के लिए $500 मिलियन की घोषणा की गई है। ये कनेक्टिविटी परियोजना माले को विलिंगली, थिलाफुशी और गुल्ही फाहू द्वीपों से जोड़ेगी। भारत के निर्यातकों और मालदीव के आयातकों के लिए समुद्री कनेक्टिविटी बढ़ाने और आपूर्ति में पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की जाएगी। रोजगार, पर्यटन और चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एक हवाई यात्रा गलियारे का निर्माण किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु
कोटा को नवीनीकृत किया गया है, जिसमें खाद्य पदार्थ जैसे आलू, प्याज, चावल आदि के साथ साथ नदी, बालू, निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाले पत्थर शामिल हैं। इसके अलावा $250 मिलियन की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। आइए अब जानते हैं भारत के लिए मालदीव का महत्व। सामरिक स्थिति। दरअसल मलक्का जल संधि और अदन की खाड़ी के बीच इसकी केंद्रीय अवस्थिति इसे हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री संचार मार्गों की निगरानी करने के लिए भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। इसके अलावा चीन के प्रभाव का प्रतिसंतुलन मालदीव चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव का केंद्र बिंदु बन गया है, जिसका उद्देश्य इस संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार और परिवहन संपर्क स्थापित करना है। साथ ही पड़ोसी प्रथम यानी नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य व्यापक राजनयिक समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में दोनों देश संबंधों को पूर्णतः सामान्य बनाने पर सहमत हुए हैं। इस समझौते के तहत इजराइल ने वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने पर रोक लगाने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये समझौता हिजबुल्लाह जैसे समूहों और मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास जैसे संगठनों और ईरान के साथ दोनों देशों के साझा अविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम खाड़ी देश बन गया है। आपको बता दें कि फारस की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले अरब जगत के 7 देशों को खाड़ी देश की संज्ञा दी गई है। ये हैं बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। जॉर्डन और मिस्र केवल 2 अन्य अरब देश हैं जिनके इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं। इस समझौते के एवज में इजराइल ने वेस्ट बैंक के एक बड़े भाग का अधिग्रहण करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना निलंबित कर दी है। वर्ष 1967 में मध्य पूर्व के देशों के साथ युद्ध के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक पर अधिकार कर लिया था। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक लगभग 4,30,000 इजरायली लोगों का अधिवास स्थल है। वर्ष 2019 में इजराइल के प्रधानमंत्री ने वेस्ट बैंक की इजरायली बस्तियों को इजराइल में मिला लेने की योजना का संकेत दिया था। ये समझौता ईरान के प्रति विरोध को दृढ़ स्वरूप प्रदान करता है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को संघर्षग्रस्त मध्य पूर्व में मुख्य खतरे के रूप में देखते हैं। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। गुजरात सरकार एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने के पक्ष में नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य विश्व का एकमात्र स्थान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय ने गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करके एशियाई शेरों के लिए दूसरा अधिवास स्थल बनाने के पक्ष में निर्णय दिया था। अंतः प्रजनन की उच्च दर और परिणाम स्वरूप कम आनुवंशिक विविधता इन शेरों को महामारी के प्रति अति संवेदनशील बना सकती है। गिर वन इन शेरों की लगातार बढ़ती आबादी के कारण इनके संरक्षण में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। शेरों के मध्य संघर्ष, खाद्य विषाक्तता और संक्रमण आदि की समस्या भी बनी हुई है। हालांकि अभी तक एक भी शेर का गिर से मध्य प्रदेश में स्थानांतरण नहीं हुआ है, क्योंकि गुजरात सरकार का मानना है कि ये शेर गुजरात राज्य का गौरव और स्थानीय समुदायों के पारिवारिक सदस्यों के समान हैं। साथ ही पोरबंदर स्थित बरडा वन्यजीव अभयारण्य को शेरों के लिए दूसरे आवास के रूप में तैयार किया जा रहा है। गुजरात सरकार का ये भी मानना है कि ये शेर गुजरात में ज्यादा सुरक्षित हैं और इनकी आबादी और पर्यावास क्षेत्र दोनों में विस्तार हो रहा है। वर्ष 2020 की गणना के अनुसार गिर वन क्षेत्र में अनुमानित 674 एशियाई शेर मौजूद हैं। पिछले 5 वर्षों में इनकी संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर एक ही प्रजाति की उपप्रजातियां हैं। हालांकि एशियाई शेर आकार में अफ्रीकी शेरों की तुलना में कुछ छोटे होते हैं। अफ्रीकी शेर IUCN की सूची में वल्नरेबल है, जबकि एशियाई शेर एंडेंजर्ड स्थिति में है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना में सुधार। हाल ही में इस योजना में कई प्रमुख सुधारों को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत विदेशों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई और PhD करने के लिए चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी से संबंधित छात्रों के लिए उपलब्ध है। ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है।
इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राजभाषा अधिनियम। उच्च न्यायालय ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य अनुसूचित भाषाओं को शामिल करने के लिए सरकार को राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन करने की सलाह दी है। राजभाषा अधिनियम ये शर्त आरोपित करता है कि सरकारी अधिसूचनाएं केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही प्रकाशित की जाएंगी। संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। केंद्र सरकार आधिकारिक भाषा के रूप में इन्हें मान्यता प्रदान करती है और शासकीय प्रयोजनों के लिए भी इनके प्रयोग की अनुमति देती है। कैरिबियन कम्युनिटी यानी कैरिकॉम के प्रत्येक देश को भारत द्वारा $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे आदि में सुधार करना है। कैरिकॉम कैरिबियाई देशों के बीच एक संधि है। ये संधि सदस्य देशों के मध्य आर्थिक एकीकरण और सहभागिता को बढ़ावा देती है। ये एकीकरण के समान एवं साझा लाभ को सुनिश्चित करने के साथ साथ विदेश नीति के बेहतर समन्वय पर भी बल देती है। कैरिकॉम के कुल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें एंटीगुआ एंड बाराबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हेती, जमाइका, मॉन्टसेराट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो शामिल हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज (CICs). हाल ही में RBI ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए कुछ संशोधित मानदंड जारी किए हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। ये मुख्यतः शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण संबंधी कारोबार में संलग्न होती हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज अपनी कुल परिसंपत्तियों का कम से कम 90% हिस्सा ग्रुप कंपनियों के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, कर्ज या ऋण में किए गए निवेश के रूप में धारण करती हैं। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS). हाल ही में नासा के TESS ने अपने पहले मिशन को पूर्ण कर लिया है। इस दौरान TESS की सहायता से 75% तारों से भरे आकाश के चित्रण कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। इसके द्वारा 66 नए एक्सोप्लैनेट्स यानी सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों का पता लगाया गया है। इसके अलावा लगभग 2100 अन्य एक्सोप्लैनेट्स हैं, जिनकी पुष्टि करने के लिए नासा के खगोलविद प्रयासरत हैं। TESS एक ऑल स्काई सर्वे मिशन है। ये चमकीले तारों के निकट अवस्थित हजारों बाह्य ग्रहों की खोज करेगा। इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। TESS द्वारा छोटे चट्टानी ग्रहों से लेकर विशाल ग्रहों तक की खोज की जा रही है, जो आकाशगंगा में ग्रहों की विविधता को प्रदर्शित करता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ। NIIO नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक त्रिस्तरीय संगठन है। इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। ये नवाचार और स्वदेशीकरण के संबंध में शिक्षा क्षेत्र एवं उद्योग जगत के साथ अंतिम उपयोगकर्ता की संलग्नता या अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन सुनिश्चित करेगा। NIIO के त्रिस्तरीय संगठन में शामिल हैं नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (NTEC). ये नवाचार और स्वदेशीकरण के संयुक्त पहलुओं पर एक साथ कार्य करने और शीर्ष स्तरीय दिशा निर्देश प्रदान करने में मदद करेगी। NTEC के अधीन एक कार्यकारी समूह परियोजना को कार्यान्वित करेगा। प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ (TDAC) ये यथाशीघ्र उभरती हुई विघटनकारी प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए गठित किया गया है। जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण, भारत में बड़ा बदलाव नामक ऑनलाइन कार्य निष्पादन डैशबोर्ड। ये एक इंटरैक्टिव और गतिशील ऑनलाइन मंच है। ये प्लेटफॉर्म संधारणीय विकास लक्ष्यों यानी SDGs की प्राप्ति के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की 11 योजनाओं या पहलों के अपडेटेड और रियल टाइम आधारित विवरण को प्रदर्शित करता है। ये डिजिटल इंडिया पहल का एक भाग है, जो जनजातीय लोगों को सशक्त बनाएगा और प्रणालीगत दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।